प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्बान, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम स्थैतिक एवं प्रावेगिक अर्थशास्त्र के विषय में अध्ययन करेंगे। आधुनिक आर्थिक सिद्धांतों में स्थैतिक या स्थिर तथा प्रावेगिक या गतिशील अर्थात स्टैटिक और डायनेमिक आर्थिक विश्लेषण का विशेष महत्व है, क्योंकि बहुत से आर्थिक सिद्धांतों का विकास स्थिर आर्थिक विश्लेषण के आधार पर हुआ है, तो अनेक आर्थिक सिद्धांत गतिशील आर्थिक विश्लेषण पर आधारित है। स्थैतिक या स्थिर अर्थशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स। स्थिर अर्थशास्त्र का अर्थ उस स्थिति से है जिसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन तथा वर्ष प्रति वर्ष बिना घटे बढ़े कार्य होता रहे। यह ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत गति तो होती है, लेकिन गति या वृद्धि की दर लगभग समान, नियमित तथा स्थिर रहती है। स्थिर अर्थशास्त्र या स्थैतिक अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। प्रोफेसर मैफी के शब्दों में, स्थैतिक दशा एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण को नियंत्रित करने वाले साधन स्थिर हो अथवा स्थिर मान लिए गए हो। प्रोफेसर J.R. हिक्स के मतानुसार आर्थिक सिद्धांत के उन भागों को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहा जाता है जिसके अंतर्गत हम तिथि का ध्यान नहीं रखते, और गतिशील उन भागों को कहते हैं जिनमें प्रत्येक मात्रा का संबंध किसी तिथि से होता है। स्थैतिक अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के अनुसार आधार पर अनेक विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, जिनमें प्रथम है गति या हलचल, मूवमेंट। स्थैतिक अर्थशास्त्र में गति अथवा हलचल होती है, परंतु इसकी दर निश्चित नहीं होती है। इसलिए इसमें प्रतिदिन, प्रतिवर्ष आर्थिक क्रियाएं समान गति में सरलता के साथ चलती रहती है। जो आर्थिक मात्राएं प्रयोग में लाई जाती हैं वे प्राय स्थिर बनी रहती हैं, परंतु इन स्थिर मात्राओं के सहयोग से अर्थव्यवस्था प्रगति करती रहती है, इसलिए गतिशीलता बनी रहती है। नेक्स्ट है समय रहित धारणा, टाइमलेस कॉन्सेप्ट। यह एक समय रहित धारणा है, क्योंकि इसके अंतर्गत आर्थिक तत्वों पर एक दिए हुए क्षण पर अथवा एक दिए हुए समय पर ही विचार किया जाता है। फलस्वरूप उसका समय के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। नेक्स्ट है साम्य की स्थिति, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। स्थैतिक अर्थशास्त्र का आधार ही साम्य है, अर्थात इसमें साम्य अंश की मात्रा अधिक रहती है, इसलिए इसका संबंध किसी क्षण विशेष अथवा समय विशेष पर अर्थव्यवस्था अथवा किसी विशेष आर्थिक इकाई के साम्य की स्थिति के अध्ययन से होता है। नेक्स्ट है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। स्थैतिक अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं की सरल बनाने का प्रमुख माध्यम है। यह जटिल से जटिल बातों को भी सरल बना देती है, यहाँ तक कि गतिशील अर्थव्यवस्था की जटिलता को समझने में भी स्थैतिक विधि का ही उपयोग किया जाता है। बचत एवं विनियोग रहित अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। स्थैतिक अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसके अंतर्गत न तो बचतें ही होती हैं और न ही विनियोग, जिसके परिणाम स्वरूप अनुसंधान कार्य नहीं होता है। परिभाषा और विशेषता के साथ ही साथ स्थैतिक विश्लेषण के अनेक प्रकार भी हैं, जिन्हें हम टाइप्स ऑफ स्थैतिक एनालिसिस कहते हैं। वास्तव में
स्थैतिक विश्लेषण की व्याख्या व्यष्टिपरक अर्थात माइक्रो या समष्टिपरक मैक्रो मॉडलों में की जा सकती है। ये मॉडल विभिन्न आर्थिक चरों इकोनॉमिक वेरिएबल्स के पारस्परिक संबंधों को दर्शाते हैं। स्थैतिक विश्लेषण में निम्नलिखित साम्य मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। प्रकार में पहला प्रकार है व्यष्टि स्थैतिक विश्लेषण माइक्रोस्टैटिक एनालिसिस। व्यष्टि स्थैतिक विश्लेषण यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर इफ अदर टर्म्स एंड कंडीशंस आर इक्वल, यह नियम अर्थशास्त्र के सभी सिद्धांतों पर कई बार लागू भी होता है, रहने पर एक विशेष समयावधि की कीमत परिवर्तन के विपरीत दशा में वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होगा उसी के आधार पर वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा में संबंध दृष्टिगोचर होता है। दोनों चरों यानी वेरिएबल्स का संबंध एक ही समय होता है जो स्थिर है। यह हम इस रेखा चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। OY अक्ष पर हमने वस्तु की कीमत ली है और OX अक्ष पर हमने वस्तु की मात्रा ली है। SS कर्व वस्तु की पूर्ति का कर्व है और DD कर्व वस्तु की मांग से संबंधित है। SS कर्व और DD कर्व दोनों जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वह उस वस्तु विशेष के साम्य का बिंदु होता है और उस साम्य बिंदु पर ही किसी वस्तु विशेष की कीमत का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है व्यष्टि तुलनात्मक स्थैतिक माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक्स। इसके अंतर्गत विभिन्न समयों जहां हम व्यष्टि स्थैतिक में किसी एक समय विशेष का अध्ययन करते हैं, जैसा कि हमने इक्विलिब्रियम ई पॉइंट का अध्ययन किया है, उसके विपरीत व्यष्टि तुलनात्मक स्थैतिक में हम विभिन्न समयों या दो समयों के मध्य साम्य बिंदु यानी ई और ई1 साम्य बिंदु में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। अर्थात साम्य बिंदु में परिवर्तन किन चरों के कारण हुआ है उसका अध्ययन करते हैं। उपयुक्त रेखा चित्र में OY वस्तु की कीमत है और OX वस्तु की मात्रा है। SS सप्लाई कर्व है यानी पूर्ति वक्र है और DD डिमांड कर्व है जो कि किसी भी वस्तु के मूल्य को प्रभावित करने में उस वस्तु विशेष की मांग मुख्य भूमिका निभाती है। यहाँ पर SS सप्लाई कर्व में DD डिमांड और D1 डिमांड कर्व यानी दो मांग वक्र हैं। अर्थात जब किसी वस्तु विशेष की मांग DD और SS है तो कीमत P निर्धारित की जाती है और Q मात्रा मांगी जाती है और साम्य बिंदु E निर्धारित होता है। समय में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होकर OQ1 हो जाता है और डिमांड वक्र भी DD के स्थान पर DD1 हो जाता है। ऐसी स्थिति में OE के स्थान पर साम्य बिंदु O1 E1 निर्धारित होता है और मांगी गई वस्तु की मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है और कीमत जो है OP से हटकर OP1 हो जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न समयों में जो साम्य में परिवर्तन होता है उसका अध्ययन हम व्यष्टि तुलनात्मक स्थैतिक में करते हैं। नेक्स्ट है समष्टि स्थैतिक विश्लेषण मैक्रोस्टैटिक एनालिसिस। इसके अनुसार राष्ट्रीय आय का स्तर कुल मांग फलन यानी एग्रीगेट डिमांड फंक्शन तथा कुल पूर्ति फलन एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन के परस्पर काटने वाले बिंदु पर होता है और उसी पर हम निर्धारित करते हैं साम्य को। राष्ट्रीय आय के निर्धारण में प्रोफेसर कीन्स ने इसी मॉडल का प्रयोग किया है। यह किसी समय विशेष पर अंतिम संतुलन अवस्था का विश्लेषण करता है, जैसे कि ई बिंदु से राष्ट्रीय आय और OY जो है वह आय को निर्धारित कर रहा है। OY जो है
वो OS को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात व्यक्ति विशेष की जितनी आय है उस आय वह आय का भाग मांगी गई वस्तुओं की मात्रा यानी पूर्ति को प्रभावित करेगा। सी प्लस आय और सी जो है कंजम्पशन और खर्च की गई आय को इंडिकेट कर रहा है और यह ई बिंदु जो है मांगी गई मात्रा को प्रभावित करने वाला बिंदु बन रहा है। उपभोग एवं विनियोग OY अक्ष पर है जबकि OX अक्ष पर राष्ट्रीय आय है। नेक्स्ट है समष्टि तुलनात्मक विश्लेषण, मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक। इसके अनुसार समष्टि चरों में परिवर्तन समष्टि तुलनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत समष्टि चरों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप संतुलन अवस्थाओं में परिवर्तन की तुलना की जाती है। जैसे समष्टि स्थैतिक विश्लेषण में y = C+I संतुलन की प्रथम अवस्था है जैसा कि चित्र में दिख रहा है, किंतु विनियोग की मात्रा में वृद्धि से नया, यानी जहां हम पहले C+I को विनियोग कर रहे थे उसकी जगह विनियोग की मात्रा में वृद्धि से नया बिंदु दृष्टिगत हुआ है, वो है C+I + ΔI। इस प्रकार दोनों संतुलन अवस्था की तुलना को समष्टि तुलनात्मक विश्लेषण कहा जाता है। यहाँ पर जो E और E1 है इसकी तुलना जो कर रहे हैं हम वो प्राप्त Y और Y1 राष्ट्रीय आय के आधार पर कर रहे हैं। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता उपभोग व विनियोग दोनों में वृद्धि कर C+I + ΔI कर देता है, जैसा रेखा चित्र में दिख रहा है। विनियोग में वृद्धि के बाद नया संतुलन E से E1 बन जाता है जिस पर राष्ट्रीय आय का आकार भी बढ़ जाता है। यह सभी प्रमुख प्रकार हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। हमने जो प्रकार पढ़े हैं वह 4 प्रकार हैं। स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत व्यष्टि स्थैतिक विश्लेषण, व्यष्टि तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण, समष्टि स्थैतिक विश्लेषण और समष्टि तुलनात्मक विश्लेषण। अब हम अगले व्याख्यान में हम स्थैतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र एवं महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे।